अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लग गई थी। इनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षक शिक्षिका बन गई और बहुत सारी जो महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपनी आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों एवं महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की गई। तो अब जो महिलाएं थी वे अब उच्च शिक्षाएं भी प्रदान प्राप्त करने लग गईं। पहले छोटे स्कूल, फिर इसके अलावा और आगे बढ़ते बढ़ते सीनियर सेकेंडरी, फिर इसके बाद विद्यालय, फिर विश्वविद्यालय, इन सब में जो महिलाएं हैं प्रवेश करने लग गईं और कुछ चिकित्सक बन गईं, कुछ शिक्षिका बनने लग गईं और कुछ जो महिलाएं थी वे लेखिका बन गईं। और उसी में से ताराबाई सिंधिया ने एक पुस्तक प्रकाशित की जो कि पुणे से थीं और उनकी जो पुस्तक का नाम था स्त्री पुरुष तुलना। ये जो पुस्तक है इसमें उन्होंने इस पर जोर दिया कि जो महिलाएं और पुरुष हैं उसमें समाज किस प्रकार भेदभाव करता है और जब किसी स्त्री का पुरुष मर जाता है तो उस स्त्री की स्थिति समाज में क्या होती है और जो भी पारंपरिक जो रीति रिवाज थे उसका उन्होंने खंडन किया। जैसे कि पति की मृत्यु के पश्चात प्राचीन काल में ऐसा होता था कि उनकी जो बाल होते थे स्त्रियों के वे कटवा दिया जाता था और जो शुभ कार्यों से उन्हें दूर रखा जाता था और जो जहाँ विवाहिता स्त्रियाँ जाती थी वहाँ पे विधवा स्त्रियाँ नहीं जा सकती थी। ऐसे जो भी नियम थे तो इस पुस्तक में ताराबाई सिंधिया ने उसका खुलकर विरोध किया, उसकी आलोचना करी, उसका उपहास उड़ाया। इसी क्रम में आगे संस्कृत के महान विद्वान पंडिता रमाबाई ये बहुत एक संस्कृत की बहुत जानकार थी। तो इन्होंने जो विद्या प्राप्त करी थी उच्च कोटि की विद्या प्राप्त करी थी और महाविद्यालयों से प्राप्त करी थी। संस्कृत में पारंगत थी कि आगे बढ़ते हैं कि हिंदू धार्मिक महिलाओं का दमन करता है। जो हिंदू धर्म है वे महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिसके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। ये आरंभ जब इनके ये भी बाद में आगे चल के इनकी जब ये विवाह इनका हुआ था आगे चल के इनको भी वैधव्य का सामना करना पड़ा था। तो जब ये समाज के बारे में इनका इतना अधिक बहुत सारी सामाजिक समस्याएं इन्होंने उठाई देखा, तब इन्होंने आगे चल के एक विधवा गृह की स्थापना करी। वहाँ पर जो भी विधवा स्त्रियां थी वे वहाँ रहती थीं और वहाँ पे ऐसे कार्य सिखाए जाते थे जहाँ पे वे उसे सीख कर फिर आगे उसे मतलब अपना रोजी रोटी चला सके, अपना रोजगार, अपना दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर सके। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए होंगे। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक जो संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन दबावों के
नतीजों को लेकर चिंतित थे। तो बहुत से जो रूढ़िवादी थे उनका मानना था ये जो महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर रही है, ये जो संस्कृति है, ये जो पाश्चात्य संस्कृतियां हैं उससे जो भी शिक्षाएं प्राप्त हो रही है महिलाओं को, आगे चल के जो भारतीय परंपरा है वे नष्ट हो जाएंगी और जो मर्यादाएं हैं, जो सामाजिक रीति रिवाज है वो खतरे में पड़ जाएंगे, ऐसा रूढ़िवादियों का मानना था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़ कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी और साथ ही साथ उन्होंने कई पत्रिकाएं भी लिखी, पत्रिकाएं निकाली। इसके साथ ही स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र भी खोल लिए तथा महिलाओं का संगठन किया गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार जैसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा का अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाएं 1920 के दशक के बाद भिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। तो क्या हुआ, आगे चलकर महिलाओं ने जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त करी वैसे वैसे समाज में प्रगति करती चली गई। महिलाओं ने बहुत सारे इस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कार्य किए, किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल प्रशिक्षण केंद्र खोले, स्कूल खोले। इसके साथ ही साथ उन्हें आगे चलकर महिलाओं को मताधिकार भी मिले। हालांकि ये जो सफल मताधिकार हुआ था वो भारत की आज़ादी के काफ़ी समय पश्चात हुआ था। 1952 में एक मताधिकार मिला था सबसे पहले ही भारत में महिलाओं को भी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। हालांकि हम अपने विषय पर आते हैं तो वहाँ पे सेहत संबंधी स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में, इन सब के बारे में समाज में अब नए नए कानून निकालने की बात हुई राजनीति दलों के अंदर। और क्या हुआ, 1920 के दशक के बाद भिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और सामाजिक आंदोलन में भी हिस्सा लेने लग गई महिलाएं। 1920 के दशक के बाद जब 1900 के अंतर्गत 1920 के पश्चात बहुत से महात्मा गांधी के आंदोलन हुए थे, उन सब में महिलाओं ने अपना योगदान प्रदान किया था। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांग करने का समर्थन किया। राष्ट्र नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर पुरुषों एवं महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। तो जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता थे, वे बल प्रदान किया करते थे कि भारतीय आज़ादी के बाद महिलाओं को मत का अधिकार दिया जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ था, लेकिन जब 1920 के दशक की बात थी तो उस समय इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो चाहते थे जो महिलाएं हैं वे आंदोलन पर अधिक ध्यान दें। ये देखिए, विधवा विवाह के विरुद्ध कानून। क्या होता था विधवा विवाह में, बहुत सारी जो महिलाओं का बाल विवाह हो जाता था। तो बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे, जो अभी राजा राम मोहन रॉय और विद्यासागर और इसके अलावा बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने काफ़ी जोर और सामाजिक बदलाव के लिए काफ़ी बल दिखाया अपना, मतलब काफ़ी जोर दिया उन्होंने बदलाव के लिए, और एक नया कानून उभर कर सामने आया। ये कानून था कि 19
1929 में जो बाल विवाह को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया, जिसमें कि कहा गया कि लड़के की जो आयु होगी वे 18 साल से कम उम्र नहीं होगी लड़के की, और जो लड़कियों की आयु होगी विवाह के लिए वो 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे जो नए कानून 1929 में बनाया गया। फिर आगे चलकर इस कानून को जो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया। बाद में लड़कों की जो आयु 21 वर्ष कर दी और लड़कियों की 18 वर्ष कर दी। ये देखिए दूल्हा, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई वकील हो, और जो बालिका है ये 8 साल की दुल्हन है। इनसे इनका विवाह हो गया। तो ऐसे सामाजिक विरोध होते रहे थे, जिसके कारण ही बदलाव संभव हो पाया। जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राजा राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति, ये संगठन है, प्रार्थना समाज इसका नाम है। जैसे ब्रह्म समाज हमने पढ़ा था, उसका पहला नाम ब्रह्म सभा था, बाद में समाज पड़ गया। उसी प्रकार प्रार्थना समाज भक्ति जो परंपरा का समर्थक था, जिनमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया जाता था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए मुंबई में 1840 में परम हंस मंडल का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में से सुधारक भोजन और शपर्स जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन भोजन करते थे, और जिससे अपनी जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से नतीजे पर आ सके। तो ये सामाजिक जो स्पर्शता थी और जो सामाजिक व्यवस्था थी, उन सब पर जो प्रार्थना समाज भक्ति जो संगठन था, वो प्रारंभ में इन्होंने आध्यात्मिक समानता पर बल दिया था कि सभी जो मनुष्य हैं उन्हें आध्यात्मिक जो भी ज्ञान है या फिर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो उसमें सभी का समान अवसर है। लेकिन जो बहुत से ऐसे बहुत से ऐसे देखे गए समाज में व्यवस्थाएं या फिर असमानताएं, जिससे जैसे स्पर्श संबंधी, जैसे कुछ लोगों को अछूत समझा जाता था, और इसके अलावा जो कुछ उच्च वर्ग के होते थे और कुछ निम्न वर्ग के होते थे तो एक साथ भोजन करना नहीं पसंद करते थे। तो इस प्रकार के कुछ जो सामाजिक असंतुलन था, उन सबके विरुद्ध ये संगठन बनाया गया था। और इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो कई लोग ऐसे थे तो जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरोधी थे। तो जाति व्यवस्था, जो हमने अभी इसी बारे में पढ़ा कि जो जाति व्यवस्था थी, जो अपने आप को कुछ उच्च वर्ग का समझते थे, कुछ किसी को निम्न वर्ग का बताते थे, उन्होंने ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विरोध किया। 19वीं शताब्दी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और
समुदायों और नीची जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इसी प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के एक नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहर से निकल कर नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी और इसमें मज़दूर की जो कीमती मांग पैदा हुई। तो क्या हुआ, जब सामाजिक अव्यवस्था का विरोध हो रहा था, इसके अलावा जो बहुत से लोग थे, ईसाई जो प्रचारक और जो आदिवासी थे, वे सब जो ईसाई प्रचारक थे और जो आदिवासी समूह से संबंधित थे, ये सब नए नए स्कूल की स्थापना करने लग गए थे और बहुत से इसके माध्यम से जो गांव के गरीब बच्चे थे उन्हें पढ़ने में सहायता मिल रही थी। तो और जब बहुत से बदलाव हुए, जैसा कि हमने अध्याय 6 में पढ़ा कि जो नई नई कंपनियां स्थापित होने लग गई थी और उसमें मज़दूरों की आवश्यकता पड़ी थी, तो नई नई जो शहर से लोग गांव से लोग निकलने लगे शहर की ओर और कारखानों में, नगर पालिकाओं में, इन जगह काम की तलाश में भटकने लग गए या काम के लिए निकल चुके। फिर क्या हुआ, शहरों में जो नालियाँ बनाई जाती थी, सड़कें बिछाई जानी थी, इसके अलावा इमारतों का निर्माण होना था, शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कूलियों, खुदाई करने वालों और बोझ ढोने वाले, ईंट बनाने वालों, नालियाँ साफ करने वालों और सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वाले और रिक्शा चलाने वालों की ज़रूरत थी। इन सब कार्यों के लिए इन सब श्रमिकों की आवश्यकता थी। तो ये सब कौन थे? ये सब वही थे जो गांव से निकलकर शहर की ओर कार्य की तलाश में निकल चुके थे। यह जो श्रम कहाँ से आया है? इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे जो कस्बों के गरीब शहर की तरफ जाने लगे, जहां जो मज़दूर की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों में बागानों में काम करने वाले भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों और निचली जातियों के लोगों को यह गांव से स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट मिलने का एक मौका था। तो जो ये सामाजिक परिवर्तन हो रहा था, उसी की बात की गई है। जैसे जैसे इन सब कार्यों की आवश्यकता के लिए मज़दूरों की आवश्यकता हुई, तो बहुत से तो गांव से निकल के आए, लेकिन ये जो कार्य था वो जो नया कार्य था, जो व्यक्ति पहली बार कार्य करे उसके लिए कठिन है। तो जो ज़मींदार से शोषित हो रहे थे और जो गांव के जो स्वर्ण वर्ग के व्यक्ति थे उन सब से जो शोषित हो रहे थे, तो उन सब को एक बाहर निकलने का मौका मिला, जिसके माध्यम से उसे छुटकारा मिलता उनके शोषित कार्य से। इसके अलावा ये देखिए, ये जो जातियां थी, ये उनका एक निम्न वर्ण का ये एक उदाहरण दिया है कि मैं जूता बना सकता हूँ। तो समाज के कुछ ऐसे ही लोग थे जो अपनी भिन्न भिन्न कलाओं के माध्यम से ये एक समुदाय था, मदीगा समुदाय का, के जो लोग थे वे जूता बनाने में निपुण थे। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत
बढ़ गई थी। अछूत अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के कुछ बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई थी। दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ते थे। तो बहुत सारी जो जातियां थी वो नौकरियों की तलाश में भी निकल रही थी, और इसी में B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करिए, उनके पिताजी एक सैनिक स्कूल से पढ़ के निकले थे। ये कुछ चित्र दिया है। ये गुजरात के दुबला समुदाय के लोग जो बाजार के लिए आम ढोकर ये ले जा रहे हैं, इन टोकरियों में आम है, और ये बाजार में निकले हैं। समानता और न्याय की मांग। 19वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लग गए थे। उन्होंने सामाजिक असमानता और न्याय की मांग उठाते हुए आंदोलन शुरू किया था। मध्य भारत में ये ब्रह्म समाज जो 19वीं शताब्दी में नए नए जो संगठन निकलकर सामने आ रहे थे, ये उनकी बात की है। उसी में से ब्रह्म समाज एक संगठन था। उसके भीतर जो ब्रह्म समाज जो बना था संगठन, उसके वो संगठन आवाज़ उठा रहा था किसके, जो जातीय भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ, और उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय पर बल दिया और उसकी मांग करी, और साथ ही साथ इन्होंने आंदोलन भी किया। किसके लिए? न्याय के लिए और समानता के लिए। किसने? गैर ब्रह्म समाज जो एक संगठन था, उसकी बात की जा रही है। मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। किसने की थी? घासीदास ने। मध्य भारत में जो सनातनी आंदोलन है उसकी जो शुरुआत है घासीदास ने की थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति की सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाली ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। ब्राह्मणवादी समाज कौन सा? केरल। आज के समय में केरल कहा जाता है। ये प्राचीन समय में इसे ब्राह्मणवादी कहा जाता था। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मत्तम ओरु देवम मनुष्यनु। मानव की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने इन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभावशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। तो
जो ये निम्न जो असवर्ण जाति थी, जिन्हें समाज में अच्छा स्थान प्राप्त नहीं था, मतलब उन्हें अछूत समझा जाता था और उन्हें समाज में समाज से अलग हटकर देखा जाता था। तो उसमें से जो ठाकुर हरिदास जो थे, उन्होंने जो चमड़ा बनाने वाले थे उन सबको इकट्ठा किया और उन्होंने मिलकर आंदोलन चलाया कि प्रारंभ में इसके जो सनातनी आंदोलन थे, इनके जो संगठनकर्ता थे वो थे घीसा दास। फिर बाद में इनमें निम्न जातियां थी और फिर बाद में इनमें धीरे धीरे फिर पूर्वी बंगाल से हरिदास ठाकुर जुड़ते चले गए। उन्होंने भी जो उसमें भी ये भी निम्न जाति से ही ताल्लुक़ रखते थे और इन्होंने जो ब्रह्म समाज था, उनके जो ग्रंथ थे उस पर उन्होंने सवाल उठाया। और इसके साथ ही साथ जो केरल है, वहाँ पर श्री नारायण गुरु थे। उनको अपने बीच एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया और वो किस पे बल देते थे? वो इस पे बल देते थे कि जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति जो है एक मानव है, एक ही मानव, एक ही जाति और एक ही धर्म और एक ही ईश्वर से संबंधित है, ये इस पर बल देते थे। इसके अलावा अनेक जो समाज सुधारक हुए और आगे चलकर भिन्न प्रकार के समाज सुधारक देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में अभी हम आगे बढ़ते हैं। इन सभी जो पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे। गैर ब्राह्मण जातियों अर्थात जो ब्राह्मण वर्ग से ताल्लुक़ नहीं रखते थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुसत्ताशील जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। तो जो निम्न जाति थी, जो जिसे समाज में अस्पृश्य समझा जाता था, वो जो अपमान भरा जीवन जीते थे, अर्थात उनका जो सामाजिक शोषण होता था या बहिष्कार होता था, वो उस पर बल देते थे कि तुम स्वाभिमान से अपना जीवन जियो, ना कि आप जो समाज भिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं उनसे अपने आप को अलग या एकदम हटा हुआ या फिर समाज से कटा हुआ ना माने। गुलामगिरी निम्न जाति के नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे प्रमुख नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूल में शिक्षा पाई थी। इन्हें बड़े होने पर इन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में उनके अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों से उनके दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य जो हैं वे विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता के
नीचे निम्न जाति वाला मानने लग गए थे। फूले के अनुसार जो ऊंची जाति का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं था। यह धरती यहाँ के देशी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। ज्योतिराव फूले थे, उनका विचार बहुत भिन्न था। क्या था कि जो यहाँ जो भारतीय लोग हैं, वहाँ बाहर से जो आर्य आए, उन्होंने इन पर, भारतीय लोग पर आक्रमण किया, उन्हें मारा पीटा और गुलाम बना लिया और फिर वो शासन करने लग गए। तो ये जो गुलाम बन गए थे, कहने का मतलब जो दास बन गए थे, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये ज़मीन और यहाँ संपत्ति और जो अधिकार है, ये उनका था, जिन्हें अब दास बना दिया गया था, या फिर उन पर फिर आर्यों ने अधिकार कर लिया। तो आर्य मालिक बन गए थे, अर्थात वो स्वामी बन चुके थे। तो इनका ये मानना था कि जो स्वामी थे और जो मतलब वही जो आर्य, वे बाहर से आए थे। तो कुछ इस प्रकार का इनका ज्योतिराव फूले का तर्क था। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। जो आर्य आए, जो बाहर से आए, उनके आने से पहले स्वर्ण युग था और मतलब जो भारत था बहुत खुशहाल था और अपने आप में संपूर्ण था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात और न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्र और अतिशूद्र को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए और फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थक की मुहिम चलाई। तो इनका क्या मानना था, जो समाज में जो अछूत हैं, अर्थात जो अतिशूद्र और जो एक तो शूद्र हैं और एक अतिशूद्र हैं, अर्थात जो श्रमिक जातियां हैं और जो एकदम अछूत हैं, उन दोनों को मिलकर एक समाज में आंदोलन चलाना चाहिए और वो भी समाज सुधार के लिए, जिसमें समाज में जो इन लोग की जो स्थिति है, वे समाज में समान रूप से बने। और साथ ही साथ इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी, जिससे कि जो जातीय संबंधी भेदभाव है, उसमें समानता स्थापित की जाए। ये देखिए, ये ज्योतिराव फूले का एक यहाँ पे चित्र दिया गया है। ये है ज्योतिराव फूले। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। 1783 में ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्योतिराव फूले किसकी पुस्तक है, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, ज्योतिराव फूले की। और ये कब लिखी गई, 1873 में। एक किताब लिखी, इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था। इस पुस्तक के अंतर्गत की कहानी है। 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई। दक्षिण अमेरिका में बहुत चलती थी दास प्रथा, और तो इसके पश्चात इसे खत्म कर दी गई। और फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलाम को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष की। ये जो पुस्तक है किसको समर्पित है, जिन्होंने संघर्ष किया कि जो गुलाम हैं, जो अमेरिकी है, उसके जो दास थे, उन्होंने संघर्ष किया था कि उनको गुलामी से मुक्ति मिले। तो
ये पुस्तक उनको समर्पित है, गुलामों को। इस तरह के उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों के दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। तो आगे चलकर क्या हुआ, जो भारतीय निम्न जाति के जो व्यक्ति थे उनको और उनको किससे ले जाके इस कहानी को जोड़ दिया, उस गुलामगिरी नामक पुस्तक को अमेरिका के जो काले दास थे, अर्थात वहाँ पे वो पहले भेदभाव चलता था काले और गोरे, तो उसकी बात कर रहे हैं कि उनकी काले गुलामों से ले जाके उनकी दुर्दशा से जोड़ दिया गया। जैसा कि एक उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को इसी प्रकार के गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति और महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों के मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में ही पश्चिमी भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दक्षिण में बी.वी. रामस्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलाया गया। तो ये जो जातीय संबंधी और जो आंदोलन थे वो आगे बढ़े और इसका जो नेतृत्व किया पश्चिम भारत में, उधर किया था पश्चिम भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और इसके अलावा जो दक्षिण भारत में किया था वो रामस्वामी नायकर ने आंदोलन का नेतृत्व किया। मंदिरों में कौन जा सकता था? ये समाज में जो शोषण हुआ था, जो निम्न जाति थी, जो अछूत समझी जाती थी समाज में, उसके बारे में दिया गया है कि मंदिर में कौन जा सकता था। अंबेडकर एक महावर परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने बहुत इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्होंने कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था। उन्होंने स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिली थी। इसके अलावा 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। तो क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो महावर परिवार के थे और उन्होंने ये जो भेदभाव होते थे समाज में काफ़ी नज़दीकी से देखा था। इसके अलावा इसके अलावा जब ये स्कूल गए तो स्कूल में इन्हें पूर्ण रूप से स्थान नहीं दिया बैठने का। क्यों? क्योंकि इनकी जो जाति थी वो महावर जाति थी, जो समाज में उच्च स्थान या उच्च स्थिति या उच्च श्रेणी में नहीं आती थी। तो इनको बहुत से भेदभाव का सामना करना पड़ा था और जिस नल से पानी पिया जाता था उनको यह दूसरे नल से पानी पीना पड़ता था। और साथ ही साथ जो फिर इन्हें स्कॉलरशिप मिली और फिर वे अमेरिका गए पढ़ने के लिए। वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे तो इसी कारण उन्हें स्कॉलरशिप मिली और वे अमेरिका गए। फिर 1919 में भारत लौटे और उन्होंने आगे चल के बहुत से, फिर क्या हुआ देखिए, जो 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें महावर जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए
कि दलित भी मंदिर में जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्होंने 1927 में अंबेडकर जी ने मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन किया। इन्हें मंदिर में प्रवेश करने का मतलब समाज में मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते थे महावर जाति के लोग, और विभिन्न प्रकार की जातियां थीं। तो उन सब ने मिलकर इस आंदोलन में सहयोग प्रदान किया, और इससे जो ब्राह्मण थे, जो पुजारी थे, वे बहुत अधिक क्रोधित हुए थे। और इसी क्रम में आगे 1927 से 35 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वे पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रह की जो जकड़ कितनी मजबूत है। तो उन्होंने मंदिर में प्रवेश करने के लिए 1927 से लेकर 1935 के अंतर्गत बहुत से ऐसे 3 आंदोलन चलाए। इसमें से एक और आंदोलन था जिसमें एक जो तालाब था, कुंड था, उसका जल ना प्रयोग करने पर इस जाति के लोग जल का प्रयोग नहीं कर सकते थे, वहाँ पे भी आंदोलन चलाया था उन्होंने। गैर ब्राह्मण आंदोलन। तो इस आंदोलन में क्या थे, 20वीं शताब्दी के आरंभ से गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। तो शिक्षा और धन और प्रभाव जिसे हासिल होगा, वही व्यक्ति आंदोलन समाज में करेगा, तभी सफल हो पाएगा। अन्यथा जो कम पढ़ा लिखा और जो कम प्रभावशाली है, इससे व्यक्ति पर कोई समाज पे पहला असर नहीं पड़ता। तो उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए और आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल कर ली थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। तो वे क्या मानते थे, जो ब्राह्मण हैं वे जो उत्तरी दिशा से उत्तर की तरफ से आए थे, और उन्होंने आकर वो जो आर्य थे वो सब वहाँ से आए और आकर उन्होंने आक्रमण किया, और वे आक्रमणकारी जो थे उन्हीं के वंशज हैं, ये ब्राह्मण लोगों को कहा। और इसके अलावा वे मानते थे कि जो उन्हीं को मानते थे कि जो आक्रमणकारी के वंशज जो ब्राह्मण हैं, फिर ये तमिल में नीचे दक्षिण में आगे वे द्रविड़ नक्सल के नाम से जाने जाते हैं। और उन्होंने यहाँ की जो भूमि है उस पर विजय प्राप्त करी दक्षिण भारत की, और आज ये ब्राह्मणवादी होने का जो वो कहते थे हम ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने इस प्रकार से जो गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन हुए उन्होंने विरोध किया इनका। फिर पेरियार नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बन चुके थे, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा गया वह कि वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया गया है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। तो ये कौन थे? स्वामी रामास्वामी नायकर थे। इन्हें पेरियार नाम से भी जाना जाता है, और ये मध्य परिवार से थे, और ये सन्यासी थे। इन्होंने संस्कृत के जो शास्त्र थे उसका गहन अध्ययन किया था और साथ में ये आगे चल के कांग्रेस के सदस्य बन गए, लेकिन वहाँ पे जातीय भेदभाव के हिसाब से जो वहाँ पे भोजन कराया जा रहा था, जो भी इंतज़ाम हुआ था, तो उससे वे नाखुश थे। मतलब ये भारत में जो भेदभाव चल रहा था
उच्च जाति और निम्न जाति का, वे इससे असंतुष्ट थे और इस प्रकार उन्होंने वहाँ जो समाज में गतिविधियाँ होती थी वहाँ से उन्होंने अपने आप को हटा लिया। और दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। इसी जो अस्पृश्य थे ये जाति से संबंधित थे, तो ये अब उनके लिए अब आगे चलकर खुला आह्वान करते हैं, आंदोलन चलाते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। कौन सा स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? रामस्वामी नायकर, पेरियार जिसके पेरियार नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति की असली जो वाहक अछूत ही हैं और जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधिकार ब्राह्मणों जो हैं उन्होंने अपने अधीन कर लिया है। और उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेताओं और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसीलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। तो समाज में जब तक ये इनका मानना था जिन्हें अछूत समझा जाता है, जब तक वो आवाज़ नहीं उठाएंगे खुद स्वयं के लिए, तब तक कोई और उनकी सहायता नहीं कर सकता। पेरियार हिंदू जो वेद पुराण के कट्टर आलोचक थे और साथ ही साथ खास तौर पर मनु द्वारा रचित संहिता भागवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। भागवत गीता के आलोचक थे और रामायण के भी आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने जो नीची जो जातियों पर अपनी सत्ता एवं महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। तो क्या मानते थे? इन पुस्तकों का सहारा किस लिए लिया है? जो समाज में जो नीची जातियां हैं उन पे और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का सत्ता स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। पेरियार का ऐसा मानना था, जिनका नाम रामस्वामी नायकर था। ये जो दलीलें लोगों को सहज राज नहीं आए। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों विचार पूर्वक लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आलोचनात्मक की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म मंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता था उस पर कोई आँच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी हैं। तो जो समाज में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे उसमें बहुत से जो समाज में जिनका शोषण हो रहा था बहुत से ऐसे वर्ग निकलकर सामने आ रहे थे जो कि सामाजिक असमानताएं थी उसका विरोध कर रहे थे। ये देखिए समाज सुधारक जो कुछ आंदोलन चलाए गए थे वे कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पे एक दृष्टि में देखते हैं ब्रह्म समाज आंदोलन, जिसे प्रारंभ में ब्रह्म सभा कहा जाता था, बाद में ब्रह्म समाज इसका नाम पड़ गया। जो केशव चंद्र सेन थे इसके संस्थापक थे, मुख्य नेता थे और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1830 में हुई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था जो मूर्ति पूजा और जो बलि थी, जो बलि चढ़ाई जाती थी उसके विरोध में था और उसके बहुत उसके विरुद्ध था। इसके साथ ही साथ जो इसके जो अनुयायी जो थे उपनिषदों में विश्वास रखते थे
ये जो थे ये उपनिषदों में विश्वास रखते थे और जो अन्य जो इसका क्या कार्य था, इसका उद्देश्य ये था जो अन्य धार्मिक जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उसकी आलोचना करने का अधिकार नहीं था। इसके सदस्य को तो जो ब्रह्म समाज से संबंधित थे और ब्रह्म समाज ने भिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर पर हिंदुत्व और ईसाई धर्म की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उसके नकारात्मक और सकारात्मक जो पहलू थे वो सामने उभारने का प्रयास किया था। अब देखिए इसी क्रम में आगे डेरोजियो एवं एंगल बंगाल। डेरोजियो एक व्यक्ति का नाम है और एंगल बंगाल ये एक संगठन का नाम है। तो 1820 के दशक में हेनरी लुई विलियम डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक थे और उन्होंने क्या किया, आगे चलकर जो विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया इन्होंने जो विद्यार्थी थे, और साथ ही साथ क्या किया, और उन्होंने तमाम तरह की सत्ता पर सवाल उठाया और साथ ही साथ उनके जो द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट के जो विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग करी और सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाए। तो क्या किया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाए और साथ ही साथ इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए और रीति रिवाज जो रूढ़िवादी थे उस पर उंगली उठाई। किसने, ये देखिए ये हेनरी डेरोजिया जो थे ये उनका एक चित्र है, उनका एक दृश्य है। देखिए स्वामी विवेकानंद ये बहुत अधिक प्रभावशाली नेता थे। जो स्वामी विवेकानंद का इन्होंने क्या किया, रामकृष्ण मिशन इन्होंने चलाया था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। तो जो मिशन का नाम है रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु का नाम था, उनके नाम पर, अपने गुरु के नाम पर मिशन का नाम रखा गया। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। तो ये क्या चाहते थे, ये निस्वार्थ सेवा और मुक्ति पर बल देते थे। ये है स्वामी विवेकानंद, इनका दृश्य देखिए। और देखिए प्रार्थना समाज जो है ये ये 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज में जातीय संबंधों को सख्त करने एवं बाल विवाह के उन्मूलन के लिए इस प्रार्थना समाज में महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। धार्मिक बैठकों में हिंदू और बौद्ध ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तो क्या हुआ, प्रार्थना समाज ने बाल विवाह के विरुद्ध खिलाफ आवाज़ उठाई और विधवा विवाह पर जोर दिया, और साथ ही साथ जो अन्य प्रकार की जो समाज में भिन्न प्रकार के जो धार्मिक कार्यक्रम थे उस पे बल दिया था, और साथ ही साथ ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। और साथ ही साथ देखो वेद समाज
जो वेद समाज था ये वेदों से संबंधित जो भी सामाजिक व्यवस्था थी उस पर बल देता था। और जो इसकी स्थापना हुई थी वे 1864 में हुई थी मद्रास के चेन्नई में। इसने क्या किया, इसने महिलाओं की शिक्षा पर अधिक प्रोत्साहन दिया, अधिक मतलब उसको प्रोत्साहित किया, और साथ ही साथ रूढ़िवादी हिंदुओं के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की खास निंदा करी। जो रूढ़िवादी अंधविश्वास थे और जो हिंदुत्व, जो अंधविश्वास और अनुष्ठान की इन्होंने सख्त निंदा करी। अलीगढ़ आंदोलन, इसके जो संस्थापक थे सैयद अहमद खां, और 1875 में अलीगढ़ आंदोलन अलीगढ़ जो आंदोलन है वह आरंभ हुआ था। और साथ ही साथ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस आंदोलन के अंतर्गत खोला गया था। और इस पे अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र पर गहरा प्रभाव था। तो ये शिक्षा पर अधिक बल दिया करते थे। ये सैयद अहमद खां हैं, ये उनका एक दृश्य दिया है वही। और साथ ही साथ ये सिख सभा आंदोलन, जो ये सिख सभा आंदोलन थी, ये सिखों का एक सुधारवादी संगठन था। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1873 में, 1873 में कहाँ हुई थी, अमृतसर में। और बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का संगठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों और जातीय भेदभाव एवं जो आचरण जो थे, जो गैर सिख थे, इन सबको, गैर सिखी जो आचरण किया करता था व्यक्ति, उनको सिखाती और समझाती थी। और इन्होंने आधुनिक ज्ञान के साथ साथ जो सिख धर्म के सिद्धांत को भी अधिक जोर दिया, उन सब पर अधिक बल प्रदान किया। तो आज के लिए ये जो चैप्टर है ये यहीं ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में। अगला हमारा चैप्टर है दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। तो अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए इतना ही।